स्टॉक मार्केट बाकी एसेट क्लास के मुकाबले हमें काफ़ी हाई रिटर्न्स दे सकता है, बट उसके साथ ही रिस्क भी काफ़ी हाई रहता है। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट सीरीज़ के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की। इस सेशन में हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को कवर करेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप स्टॉक एनालिसिस किया जा सकता है और कैसे स्टॉक्स को पोर्टफोलियो के लिए सिलेक्ट किया जा सकता है। इस सीरीज के बाकी सेशंस का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक्स में हम कवर करेंगे स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, और हम देखेंगे कि किसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए और किसे नहीं, और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से पहले कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। तो एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है कि जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर की जा रही है वो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो सबसे पहले बात करें अगर हम स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट की डेफिनेशन में अगर हम देखें तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कुछ इन्वेस्टर जो हैं वो अलग अलग कंपनीज के शेयर को सेल एंड बाय कर सकते हैं। अब वो जो शेयर सेल एंड बाय कर सकते हैं वो एक यूनिट होती हैं जिनको हम शेयर्स भी कह सकते हैं, जिनको हम स्टॉक्स भी कह सकते हैं, इक्विटीज भी कह सकते हैं। वो एक यूनिट होती हैं, एक हिस्सा होता है एक तरह से कंपनी में, एक जिस जो कि एक लार्ज कंपनी की कैपिटल की अगर हम बात करें तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे कि अगर बाकी मेंबर्स भी, बाकी इन्वेस्टर्स भी उसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो उन शेयर्स को बाय एंड सेल करके वो उसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट में ही जो एक जर्नी रहती है किसी भी स्टॉक की, वो कुछ इस तरह से रहती है कि सबसे पहले कोई भी स्टॉक जो है वो प्राइमरी मार्केट में आता है। नए शेयर पब्लिक को ऑफर किए जाते हैं फर्स्ट टाइम के लिए। इस प्रोसेस को जो कहा जाता है वो आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। काफी बार आपने सुना भी होगा अगर आप स्टॉक मार्केट में एक्टिव हैं तो। देन एक बार आईपीओ से जो स्टॉक्स हैं वो पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाते हैं तो फिर उनको फर्दर बाय सेल कर सकते हैं हम स्टॉक एक्सचेंज पे। तो स्टॉक एक्सचेंज को जनरली हम सेकेंडरी मार्केट भी कह देते हैं। दो टॉप स्टॉक एक्सचेंज जो है वो है बीएससी एंड एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसके बाद अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट में रिस्क की, तो हम रिस्क को कंपैरेटिवली वेरी हाई कह सकते हैं। एफडी, पीपीएफ, इनमें हमें पता है कि कम रिस्क रहता है, बल्कि ऑलमोस्ट नो रिस्क रहता है, क्योंकि एक फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड हो जाता है तो उतना ही रिटर्न हमें मिलता रहता है, तो रिस्क वहाँ पर मिटिगेट हो जाता है। देन म्यूचुअल फंड, जो लास्ट सेशन में हमने बात की कि वहाँ पर हमने देखा है क्योंकि स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होती है तो वहाँ पर एक हाई रिस्क रहता है, बट क्योंकि मल्टीपल स्टॉक की बास्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, एक फंड मैनेजर होता है हमारे पास इन्वेस्टमेंट में हमारी हेल्प करने के लिए, या जो हमारे बिहाफ पे इन्वेस्ट कर रहा होता है, तो वहां पर भी रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। तो उसके कंपैरेटिवली देखें अगर, तो म्यूचुअल फंड को अगर हम हाई रिस्क कहेंगे तो इसको हम वेरी हाई कह सकते हैं। रिटर्न की बात करें तो रिटर्न को भी वेरी हाई कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर म्यूचुअल फंड्स में हमारे पास जो है मल्टीपल स्टॉक्स, 30, 40, 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं हर हर एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में। जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो आगे फर्दर वो 30, 40, 50 स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाता है। तो वहां पर अगर कोई एक कंपनी 50%, 80% डाउन भी हो जाती है तो हमें वहां पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाकी बहुत सारी और कंपनीज में भी डाइवर्सिफिकेशन होता है वहां पर। जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफी हाई रिस्क रहता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर हमने जस्ट 5 से 10 स्टॉक में ही इन्वेस्ट किया और उसमें से भी अगर एक या दो स्टॉक हमारे 70, 80% अगर डाउन हो गए तो हमारी टोटल कैपिटल पे ही वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, हमारे पूरे रिटर्न्स को ही वो एक तरह से इम्पैक्ट करता है। लिक्विडिटी की बात करें तो इसको हम हाई रख सकते हैं, म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा बेटर कह सकते हैं। म्यूचुअल फंड में अगर हम देखें तो कुछ एग्जिट रूल्स होते हैं कि अगर आप 1 वीक से पहले एग्जिट करेंगे, 1 मंथ से पहले एग्जिट करेंगे, या 1 ईयर से पहले एग्जिट करेंगे तो उसमें टैक्सेशन रहेगा या उसमें कुछ एक्सपेंस रेशो रहेगा आपका। जबकि स्टॉक्स में ऐसा नहीं होता है, तो ज़्यादातर जो मिड कैप, लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उनमें आप कभी भी बाय सेल कर सकते हैं, तो इसलिए आप यहाँ पर लिक्विडिटी को हाई एज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे कि स्टॉक्स के क्या बेनिफिट्स हैं म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में। ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स नहीं है। लास्ट सेशन में हमने इससे अपोजिट बात किया था कि अगर कोई म्यूचुअल फंड के बेनिफिट जानना चाहता है तो म्यूचुअल फंड के क्या बेनिफिट्स हैं, बट यहाँ पर हम स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हम देखेंगे कि स्टॉक्स में क्या बेनिफिट्स हैं म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले तो स्टॉक्स में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती है। अगर आप खुद से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कितने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो आप फ्लेक्सिबल तरीके से कर सकते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड में हर कैटेगरी में
में कुछ रूल्स डिफाइन किए गए हैं कि जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें आप मोस्टली जो है वो म्यूचुअल फंड जो है वो लार्ज कैप स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज के स्टॉक्स हैं वो पर्टिकुलर कैटेगरीज में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड, अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड में ज़्यादातर क्या होता है, जैसा हमने अभी शेयर किया कि हर म्यूचुअल फंड में आपको मिनिमम, अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हर म्यूचुअल फंड में मिनिमम 30-40 स्टॉक्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर वहीं आपने मान लो 4 या 5 म्यूचुअल फंड परचेज कर लिए और वो सिमिलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वहां पर काफी ओवर डाइवर्सिफिकेशन का रिस्क हो जाता है कि आप सेम ही टाइप ऑफ कंपनीज में बार बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से अगर कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ कंपनीज को काफी अच्छा परफॉर्म करती हैं तो उसका बेनिफिट आपको ज्यादा नहीं मिलता, क्योंकि आपका जो एसेट एलोकेशन है वो इतना डीप हो चुका है, इतनी अलग अलग स्टॉक्स में हो चुका है। वहीं अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है स्टॉक मार्केट की, आपको लग रहा है कि आप सिर्फ ये 10 या 15 या 20 स्टॉक में ही इन्वेस्ट करके वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल है स्टॉक्स में, तो आप उस केस में स्टॉक्स को कंसीडर कर सकते हैं। देन हमने बात की सिमिलरली अगर हम बात करें कंट्रोल की, तो म्यूचुअल फंड में ज़्यादा कंट्रोल हमारे पास नहीं रहता है, क्योंकि एक फंड मैनेजर होता है वही हमारे बिहाफ पे स्टॉक्स को पिक करता है, स्टॉक्स को सेल करता है। जबकि स्टॉक्स में अगर हम खुद से इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास ज़्यादा कंट्रोल रहता है। एक एग्जांपल की अगर हम बात करें तो लेट अस सपोज आज किसी स्टॉक के बारे में कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ गई है। लेट अस सपोज अदानीज की हमने रिसेंटली एग्जांपल देखा कि अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ गई है, हमें पता है कि आगे का फ्यूचर इस स्टॉक्स के लिए सही नहीं है, तो वहां पर अगर हम स्टॉक्स में खुद से इन्वेस्टेड हैं तो हम उसको कभी भी सेल कर सकते हैं। अगर मार्केट ओपन है तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन में भी सेल कर सकते हैं, अनटिल अनलेस कि कुछ अपर सर्किट या लोअर सर्किट का केस चल रहा हो। बट बड़े स्टॉक्स में वो थोड़ा सा रेयर ही होता है। और म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो वो इंस्टेंट बाय या सेल नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास एक बहुत ही हाई इन्वेस्टमेंट रहती है, तो उसको वो ग्रेजुअली धीरे धीरे सेल करना पड़ेगा। तो ये कुछ जो है अगर हम कहें तो म्यूचुअल फंड में थोड़ी सी लिमिटेशन रहती है। देन अगर हम बात करें एक्सपेंस रेशो की, तो या फिर ट्रांजैक्शन फीस की, या फिर कि कितना एक्स्ट्रा एक्सपेंस आपको देना पड़ता है, तो म्यूचुअल फंड के केस में आपको ज़्यादातर कैटेगरीज में एक एक्सपेंस रेशो देना पड़ता है। 0.5% से लेके 2% तक वो ऑलमोस्ट हो सकता है। स्टॉक्स की बात करें तो वहाँ पर ट्रांजैक्शन फीस वहाँ पे भी रहती है, बट कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो वहाँ पे ट्रांजैक्शन फीस इतनी नहीं रहती है, तो वो आपका थोड़ा सा अगर हम कहें तो मनी वहाँ से सेव हो सकती है। बट ये बहुत माइनर फैक्टर है, मतलब ये मेजर फैक्टर नहीं होना चाहिए आपको स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट का। देन अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड एक तरह से पैसिव इन्वेस्टमेंट है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपको ज़्यादा लर्निंग अगर आपको लगता है कि मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा मेन फोकस है कि अगर एक रेगुलर रिटर्न्स मैं ले सकता हूँ, ज़्यादा लर्न किए स्टॉक मार्केट के बारे में, तो वहाँ पर आप म्यूचुअल फंड को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप एक्टिव इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म करती है, तो वहाँ पर आप फिर स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड की बात करें तो थोड़ा सा लेस लिक्विड कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं कि अगर आप इतने टाइम से पहले सेल करेंगे तो अगेन एक्सपेंस रेशो में कुछ आपके 1% में भी डिडक्ट होगा, या फिर हो सकता है कि 1 वीक, किसी कैटेगरी में 1 वीक या 1 मंथ का टाइम रहता है। तो जबकि स्टॉक्स की बात करें तो क्योंकि आपने खुद से स्टॉक पिक किए हैं तो आप उसको जब चाहे सेल कर सकते हैं अगर मार्केट ओपन है, तो थोड़ा सा ये अगर हम कहें तो स्लाइटली मोर लिक्विड रहते हैं म्यूचुअल फंड से। सो ये हो गया कुछ बेनिफिट स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ कॉमन टर्म्स की हम बात करेंगे। यहाँ पर टर्म्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर जनरली देखा जाए तो हर एक टर्म, अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में सुनते रहते हैं तो ये टर्म्स के बारे में जनरली बात की जाती है। सबसे पहले हम बात करें इंडेक्स की। इंडेक्स एक बेंचमार्क होता है जो बताता है कि कोई पर्टिकुलर मार्केट जो है किसी कंट्री की वो कैसी चल रही है। सो अगर इंडेक्स अच्छा चल रहा है तो मोस्ट पॉसिबली, हमेशा ऐसा नहीं होता बट मोस्ट पॉसिबली बाकी स्टॉक्स भी जो है, ज्यादातर स्टॉक्स जो हैं वो उसी डायरेक्शन में चल रहे होंगे। तो सेंसेक्स एंड निफ्टी दो मेजर इंडेक्स हैं हमारी कंट्री में। सेंसेक्स जो है वो 30 स्टॉक्स का एक बास्केट है, जो टॉप 30 स्टॉक्स हैं पिक किए गए हैं यहाँ पर। और निफ्टी की बात करें तो ये 50 स्टॉक्स की एक बास्केट है। इसी तरह से कुछ और इंडेक्स भी होते हैं, जैसे मिड कैप का अपना एक इंडेक्स है, स्मॉल कैप का अपना इंडेक्स है, जो कि स्मॉल कैप के टॉप स्टॉक्स को पिक करके उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करता है। सो ओवरऑल ये जो इंडेक्स हैं ये हमें स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को मेजर करने में हमारी हेल्प करते हैं।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेक्टर या इंडस्ट्री एक ग्रुप ऑफ कंपनीज होती हैं जो सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रोवाइड करती हैं। सेक्टर एक लार्ज क्लासिफिकेशन है, और इंडस्ट्री की बात करें तो वो मतलब एक पर्टिकुलर सेक्टर में मल्टीपल इंडस्ट्रीज आ सकती हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं एक बार क्विकली ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे एक टाटा मोटर्स का शेयर है, और अगेन एक ओपन कर लेते हैं हम यहाँ पर अपोलो टायर्स। तो टाटा मोटर्स को देखें तो इसका जो सेक्टर है वो है ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स। सिमिलरली अपोलो टायर की बात करें तो इसका भी जो सेक्टर है, जो लार्ज एरिया है, वो है ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स। अब इसमें अगर पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात करें तो टाटा मोटर्स जो है वो आ जाता है कमर्शियल व्हीकल की इंडस्ट्री में, और अपोलो टायर्स की अगर हम बात करें तो वो आ जाता है ऑटो टायर्स एंड रबर प्रोडक्ट की इंडस्ट्री में। तो इस तरह से इंडस्ट्री एंड सेक्टर्स में स्टॉक्स को क्लासिफाई किया जाता है। देन अगेन हम आते हैं अपनी मेन स्क्रीन पे। फिर हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट यानी कि अगर हम अपनी मनी डाल रहे हैं किसी एसेट में, और बदले में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी वो मनी ग्रो हो या फिर एक इनकम जनरेट करके दे, तो वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट रहती है। ट्रेडिंग की बात करें तो अगर बहुत ही शॉर्ट टर्म में बाय या सेल कर रहे हैं हम शेयर्स को, तो वो हम उसको हम रेफर कर सकते हैं ट्रेडिंग की फॉर्म में। देन पोजिशनल ट्रेडिंग की बात करें तो अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कुछ वीक से कुछ मंथ तक, कभी कभी ये कुछ ईयर्स तक भी चला जाता है, जिसमें कि ज्यादातर कुछ ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो कुछ ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, जिन्हें लगता है कि ओके अभी जो है इस मार्केट का या इस सेक्टर का ट्रेंड है, और नेक्स्ट 1 ईयर या 1 मंथ में या एक पर्टिकुलर गोल तक मैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो उसको जनरली पोजिशनल ट्रेडिंग रेफर किया जाता है। देन इंटरडे की बात करें तो अगर सेम डे में स्टॉक सेल करते हैं, बाय करते हैं, तो उसको इंटरडे कहते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का एक अलग अगर हम देखें तो एरिया है, जिसमें कि आप स्पेक्यूलेट करते हैं प्राइस मूवमेंट को, कि कोई पर्टिकुलर एसेट किस डायरेक्शन में जा सकता है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंड इंट्राडे दोनों को हमने रेड मार्क किया है, बहुत ही इंटेंशनली रेड मार्क किया है। ट्रेडिंग की बात हम एक डेडिकेटेड सेशन में करेंगे, तो वहां पर आपको पता लग जाएगा इसमें कितना हाई रिस्क इन्वॉल्व है। सिंपल अगर हम बात करें तो ये दोनों स्पेक्यूलेशन पे काम करते हैं। स्पेक्यूलेशन को हिंदी में सट्टा कहते हैं, तो आप यहां से समझ सकते हैं कि इनसे हमें क्यों दूर ही रहना चाहिए। देन अगर हम बात करें बियर मार्केट बुल मार्केट की, तो बियर मार्केट बुल मार्केट की पहले बात करें तो अगर स्टॉक्स में या इंडेक्स में मेजर अपस्विंग दिख रहा हो हमें, स्टॉक्स राइज कर रहे हो, तो उसको जनरली हम बुल मार्केट कह देते हैं। और अगर स्टॉक्स के प्राइस जो है वो लगातार गिर रहे हो, फॉल कर रहे हो, मेजर डाउन टर्न हमें दिख रहा हो, तो वहां पे हम उसको बुल मार्केट कह देते हैं। ये पर्टिकुलर स्टॉक से ज़्यादा इंडेक्स में जो है वो फॉलो किया जाता है, क्योंकि हो सकता है कि बुल मार्केट चल रही हो, 80% स्टॉक्स जो हैं वो ऊपर जा रहे हैं, बट फिर भी हो सकता है कि 20% स्टॉक्स जो हैं वो नीचे जा रहे हैं, तो पर्टिकुलर स्टॉक की बजाय इंडेक्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। देन अगर हम बात करें फंडामेंटल एनालिसिस की, तो अगर हम कंपनीज के स्टॉक को एनालाइज करते हैं फाइनेंस के बेस पे, या फिर ऐसे फैक्टर्स के बेस पे जिससे कि स्टॉक का वैल्यूएशन का आइडिया लगाया जा सके कि वो स्टॉक कितना स्ट्रांग है, उस कंपनी के फाइनेंशियल्स कितने स्ट्रांग हैं, तो वो फंडामेंटल एनालिसिस से हम कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस से हम जनरली देखते हैं कि किसी स्टॉक का हिस्टोरिकल ट्रेंड क्या रहा है, उसके चार्ट में प्राइस मूवमेंट क्या रहा है, पर्टिकुलर इंडिकेटर्स क्या शो कर रहे हैं, तो वो हम टेक्निकल एनालिसिस से आइडिया लगा सकते हैं। जनरली फ्यूचर में प्राइस क्या होगा ये प्रिडिक्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। इंट्राडे फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग, इनमें ज्यादातर टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो किया जाता है। इन्वेस्टमेंट में ज्यादातर फंडामेंटल एनालिसिस को फॉलो किया जाता है। इसकी बात हम नेक्स्ट सेशन में भी करने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ब्लू चिप स्टॉक्स एक वेल नोन हाई क्वालिटी कंपनीज रहती हैं, लार्ज कैप कंपनीज रहती हैं, जिनकी एक्सलेंट रेपुटेशन रहती है। तो म्यूचुअल फंड में अपने आप में एक कैटेगरी होती है ब्लू चिप की, वहां से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स को ब्लू चिप समझा जाता है। अगर आप सेफ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ज़्यादातर ब्लू चिप से आपकी स्टार्टिंग हो सकती है। देन अगर हम बात करें रिटेल इन्वेस्टर्स, तो हम जैसे आई होप ज़्यादातर हम जो यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं वो नॉन प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स ही होंगे, जो स्मॉल क्वांटिटी में इन्वेस्ट करते हैं। तो उन इन्वेस्टर्स को हम जनरली इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कह सकते हैं या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स कह सकते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टर्स की दो और कैटेगरी होती हैं, जनरली उनको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहा जाता है। दो और कैटेगरी की बात करें तो एक होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और एक होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स।
एफआईआईज की अगर हम बात करें तो जो कंट्री के आउटसाइड से इन्वेस्ट करते हैं, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स की बात करें तो जो कंट्री के अंदर ही रहते हैं वहां से इन्वेस्ट करते हैं। बट ये बड़ी पार्टीज होती हैं, बड़े बिजनेसेस होते हैं। फॉर एन एग्जांपल्स बैंक्स हो, अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो वहां पर बैंक्स हो सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हो सकती हैं, पेंशन फंड्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड हाउस हो सकते हैं। ये सभी वो बड़ी पार्टीज हैं जिनको डीआईआई की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। देन अगर हम बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन, एक कंपनी की जो कितने जो टोटल शेयर्स हैं उनकी क्या वैल्यू है, उनकी टोटल क्या वैल्यू है, वो कैलकुलेशन जो है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन से की जाती है। देन सेल्स एंड प्रॉफिट का आपको जनरली आइडिया ही है, इन टर्म्स को बिजनेस के प्रॉफिट एंड सेल्स रिवेन्यू इन सब को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। किसी कंपनी के बारे में जब आप एनालिसिस कर रहे हैं तो जनरली सेल्स एंड प्रॉफिट का जो आइडिया है वो आपको क्वार्टरली रिजल्ट में मिल जाता है। इन सभी चीजों को एनालाइज करने के लिए काफी सारी वेबसाइट एग्जिस्ट करती हैं, जिसका हम ऑलरेडी एक टॉप वेबसाइट के नाम से एक सेशन कर चुके हैं, जिसका लिंक अगेन आपको यहाँ पर deepakrajpal.com की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। फाइनेंस की कैटेगरी में जाके आपको वो सेशन मिल जाएगा। प्लस इस वीडियो में भी यहाँ पर यूट्यूब के जो दीपक राजपाल का चैनल है यहाँ पर भी आपको उससे रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी मिल जाएगा, जिसमें इन सभी चीज़ों के बारे में हमने थोड़ा सा और डिटेल से बात की है। देन अगर हम बात करें तो एनुअल रिपोर्ट जो है वो एनुअली शेयर की जाती है किसी भी कंपनी के द्वारा। देन स्टॉक ऑपरेटर्स की बात करें तो स्टॉक ऑपरेटर्स वो इन्वेस्टर्स या फिर ट्रेडर्स होते हैं जिनका इंटेंट होता है स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट करने का। तो इसके बारे में भी हम कभी डिटेल से बात कर सकते हैं। देन सेबी की बात करें तो ये एक रेगुलेटरी बोर्ड है जो रेगुलेट करता है म्यूचुअल फंड, स्टॉक, सिक्योरिटीज को, सो दैट कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी वेल्थ को प्रोटेक्ट किया जा सके। देन अगर हम बात करें कैपिटल गेन एंड लॉस को, तो किसी भी कंपनी जो भी हमने इन्वेस्टमेंट की है उससे हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, जब हम उस इन्वेस्टमेंट को सेल कर रहे हैं तो उसे हम जनरली कैपिटल गेन या फिर कैपिटल लॉस कहते हैं। कंपाउंडिंग की टर्म हम आपने सुनी ही होगी जब आप फाइनेंस को रीड करते हैं, जब तो ये वहां पर अगर इंटरेस्ट के ऊपर आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं या फिर आप कैपिटल गेन आपको मिल रहा है, जो भी आप रिटर्न किसी एसेट से ले रहे हैं उसको री इन्वेस्ट करके, तो उसको आप कैपिटल गेन एंड कंपाउंडिंग की कैटेगरी में डाल सकते हैं। देन पोर्टफोलियो की बात करें तो जो भी स्टॉक्स, जो भी बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड या इस तरह की सिक्योरिटीज आपने बाय की हैं, आपका जो टोटल आपकी जो बास्केट बनी है उसको जनरली हम पोर्टफोलियो कह देते हैं। डाइवर्सिफिकेशन की अगर हम बात करें, अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट को स्प्रेड करना चाहते हैं अलग अलग एसेट्स में, तो सो दैट कि हमारा जो रिस्क है वो रिड्यूस हो सके, तो उसको जनरली हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। एसेट एलोकेशन भी इससे मिलती जुलती टर्म है। लिक्विडिटी की बात करें तो किसी स्टॉक को आप कितना इजीली बाय या सेल कर सकते हैं स्टेबल प्राइस पे, तो उसको जनरली हम लिक्विडिटी कह देते हैं। वोलेटिलिटी की बात करें तो कोई स्टॉक का जो प्राइस है वो कितना स्टेबल है या फिर कितना ऊपर नीचे जा रहा है, तो उसके बेस पे स्टॉक की वोलेटिलिटी को मेजर किया जा रहा है। अगर कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा उसका प्राइस जो है लास्ट 1 मंथ या 1 वीक या फिर 1 डे में काफ़ी ऊपर नीचे जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि उस डे, उस वीक के लिए ये स्टॉक जो है वो काफ़ी वोलेटाइल रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगर कोई भी स्टॉक अपने मैक्सिमम जो उसकी लिमिट है उस प्राइस तक पहुंच जाता है उस डे के लिए, तो वो अपर सर्किट में माना जाता है। अगर नीचे की बात करें तो हर स्टॉक का एक कैटेगरी के बेस पे एक प्राइस सेट होता है कि पर्टिकुलर डे में वो स्टॉक जो है इस प्राइस से नीचे ट्रेड नहीं कर सकता, तो अगर सबसे नीचे की रेंज में चला जाता है तो उसको हम लोअर सर्किट रहते हैं। सिर्फ कुछ फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी को छोड़ के बाकी जितने भी स्टॉक्स हैं उनकी एक अपर एंड लोअर लिमिट सेट होती है, तो वो स्टॉक उस लिमिट से ऊपर या नीचे नहीं जा सकते हैं। जनरली ज्यादातर स्टॉक्स के लिए या तो 5% रहती है या फिर 20% भी काफी स्टॉक्स में देखा गया है। देन अगर हम बात करें तो कोई भी स्टॉक लास्ट 52 वीक में अगर हम मेजर करें, अगर उसमें हाई रेंज में है, अभी तक का सबसे बेस्ट प्राइस चल रहा है 52 वीक की रेंज में, तो उसको 52 वीक हाई कह देते हैं। अगर वो सबसे लो प्राइस पे चल रहा है 52 वीक में, तो उसको 52 वीक लो में कह देते हैं। अगर वो अभी तक में सबसे हाईएस्ट प्राइस पे चल रहा है उस पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक, तो उसको हम ऑल टाइम हाई कहते हैं। 52 वीक क्यों लिया जाता है, तो 52 वीक को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो इसको 1 ईयर में ये कन्वर्जन होता है इसका, तो 1 ईयर में हम जनरली मेजर करते हैं कि कोई स्टॉक जो है अपनी रेंज में कहाँ पर चल रहा है। तो बायबैक की अगर हम बात करें तो अगर कोई भी कंपनी अपने स्टॉक्स को फिर से परचेज करती है पब्लिकली, तो उसको हम बायबैक कह देते हैं। देन स्टॉक स्प्लिट, अगर कोई भी कंपनी अपने स्टॉक्स को स्प्लिट करके, डिवाइड करके नंबर ऑफ स्टॉक्स को इंक्रीज करती है, तो उसको हम स्टॉक स्प्लिट कहते हैं।
बोनस शेयर में कुछ एडिशनल शेयर्स को दिया जाता है जो करंट शेयर होल्डर्स हैं उनको। डिविडेंड की बात करें तो अगर कंपनी अपनी अर्निंग्स, अपनी प्रॉफिट्स को एक अलग वे में स्टेक स्टॉक जो शेयर होल्डर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है तो डिविडेंड एक मेथड होता है। वॉल्यूम की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो बाय किए गए हैं या सेल किए गए हैं पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड में या फिर एक पर्टिकुलर डे में, तो उसको वॉल्यूम कहते हैं कि कितने हाई नंबर ऑफ शेयर्स या कितने लो नंबर ऑफ शेयर्स या कितनी हाई वॉल्यूम या लो वॉल्यूम किसी स्टॉक की रही है। एवरेजिंग डाउन की बात करें तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें कि कोई भी अगर स्टॉक प्राइस मान लो गिरता है, आपने वो स्टॉक्स ऑलरेडी लिए हुए हैं हाई रेंज में, अब आप उसको एवरेज करना चाहते हैं, तो एवरेजिंग डाउन ये कंसेप्ट है जिसमें आप लोअर यानी कि कम प्राइस में अगेन उन स्टॉक्स को बाय करते हैं तो आपका जो ओवरऑल एवरेज है वो परचेज प्राइस जो है वो कम हो जाता है। तो ये कुछ कॉमन टर्म्स हैं जो आप बार बार सुनेंगे स्टॉक मार्केट में। हमारा एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर कि मतलब जो बायबैक है, जो स्प्लिट बोनस है, डिविडेंड है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये एक्चुअली कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव नहीं हो सकता। डिपेंडिंग ऑन की कंपनी का पर्पस क्या है, किस प्राइस पे स्टॉक का बायबैक आ रहा है या किस बेस पे वो डिविडेंड दिया जा रहा है, उसकी इंटेंशन क्या है, इन सभी के बेस पे ये डिसाइड किया जाता है कि कोई भी पर्टिकुलर इवेंट किसी कंपनी के लिए पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो एक सिंपल टर्म में हम कह सकते हैं कि बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड, इन चीजों के लिए हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमारा मेन फोकस होना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, जिसमें कि हमें मेनली फंडामेंटल एनालिसिस करके स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को पिक करना चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म में हमारे लिए वेल्थ क्रिएट करके दे सकते हैं। कैसे इस तरह के स्टॉक्स को पिक करें, इसकी बात हम नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं। आज का जो सेशन है वो एक तरह से बेस सेट कर रहे हैं कि आपको एक्चुअल में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। क्विकली अगर हम देखें तो किसे इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं और आपके पास आप नॉलेज लेना चाहते हैं और आपके पास टाइम भी है। एटलीस्ट कोई ऐसा फिक्स मेथड नहीं है बट एटलीस्ट अगर आप हर वीक 2 3 4 आवर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं स्पेशली स्टार्टिंग के 2 3 साल में, तो आप स्टॉक मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी एफडी, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड में इनफ इन्वेस्ट कर चुके हैं और आप थोड़ा सा हाई रिटर्न को देखना चाहते हैं, वहां पर थोड़ा सा एसेट एलोकेशन करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली, तो वहां पर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। किसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, अगर आप इमोशनली कैपेबल नहीं है अपने स्टॉक्स को 40 60%, कभी कभी 80% तक भी नीचे जा सकता है आपका कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक, हो सकता है 10 या 15 स्टॉक्स में से एक दो स्टॉक आपके अगले 1 या 2 साल में काफी नीचे चले जाएं, तो उन सब चीजों को अगर आप इमोशनली स्टेबल तरीके से हैंडल कर सकते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको इसे इग्नोर करना चाहिए। सेकंड, काफी बार काफी सारे फ्रेंड्स जो हैं वो आसपास से सुनते हैं, सिर्फ सुन के आते हैं कि ओके स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है, या क्विक रिच स्कीम के माइंडसेट से अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट से दूर रहना चाहिए। हाँ, अगर आपने किसी से सुना है, आप फिर भी सेफ तरीके से उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो वहां पर आप इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, काफी सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, डिस्काउंट ब्रोकर्स जैसे कि ग्रो, जीरोदा, एंजल वन, अपस्टॉक। आपका 1 से 2 घंटे में जनरली अकाउंट ओपन हो जाता है। अगर वीकेंड पे आप कर रहे हैं तो मे बी आपका 1 से 2, मैक्स टू मैक्स 1 से 2 वीक डेज में जो रेगुलर डेज रहते हैं उसमें आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। फुल सर्विस ब्रोकर जो ज़्यादातर बैंक्स हैं, जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो फुल सर्विस ब्रोकरेज प्रोवाइड करती हैं जैसे आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, कोटक सिक्योरिटीज। तो इनमें भी आप चाहें तो अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप इन एप्लीकेशंस में म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड स्टॉक्स में भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट से पहले जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट आपका होना चाहिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब लॉन्ग टर्म कितना हो सकता है, अगर हम देखें तो जो एक एक्सपर्ट इन्वेस्टर जिन्हें कहा जाता है वो है वारेन बफेट, जिन्होंने कहा है कि उनका जो फेवरेट पीरियड है इन्वेस्टमेंट का वो फॉरएवर रहता है। यानी कि कोई स्टॉक अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो वो चाहते हैं कि लगातार उस कंपनी में वो बने रहें। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी मतलब उसको सेल करके और उसको
इस तरह की इंटेंशन उनके माइंड में हो। बट हाँ, हम समझ सकते हैं कि हमारे माइंड में कुछ गोल्स चल रहे होंगे कि ओके, इतने टाइम में मुझे ये गोल अकॉम्प्लिश करना है, तो क्या मैं इतने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। तो वॉरेन बफेट का ही एक और कोट है जिसमें उन्होंने मेंशन किया है, इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू ओन ए स्टॉक फॉर 10 years, डोंट इवन थिंक अबाउट ओनिंग इट फॉर 10 minutes। तो यहाँ पर एक और रेंज आप देख सकते हैं कि अगर 10 साल तक आप सोच रहे हैं कि किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में, तो आप बने रह सकते हैं, तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगेन, अगर शॉर्ट टर्म प्लान है तो म्यूचुअल फंड में कुछ शॉर्ट टर्म की डेट बेस्ड कैटेगरी होती हैं, जिनमें फिर अगेन हम कम रिस्क रहता है और रिटर्न भी कम रहते हैं, बट शॉर्ट टर्म के लिए एटलीस्ट वो ज़्यादा सुटेबल कैटेगरीज रहती हैं, तो आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर 10 ईयर भी आपको बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो मैं अगर पर्टिकुलर बताऊं तो मैं एक 6 ईयर का टाइम होराइजन लेकर चलता हूं कि मिनिमम 6 ईयर तो मैं इन्वेस्ट करना चाहूंगा किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में। ऐसा नहीं है कि आपने 20 स्टॉक्स अगर आज लिए हैं और 20 के 20 स्टॉक को आपको उसके बाद 6 ईयर तक या फिर मतलब मल्टीपल ईयर्स तक रखने ही रखने हैं। हाँ, अगर बेस्ड ऑन कोई पर्टिकुलर जो कंपनी है उसका क्राइटेरिया जो डिफरेंट हो जाता है, उसका जो फ्यूचर ट्रेंड है वो आपको लगता है कि काफ़ी डिफरेंट हो सकते हैं, तो हो सकता है 10 या 20% स्टॉक्स को आप शफल करें, कोई दूसरे स्टॉक्स के साथ रिप्लेस कर दें, दैट इज फाइन। बट मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स आप जो एक बार पिक करते हैं, आपका वो फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए कि इनमें मैं लॉन्ग टर्म तक बना रहूंगा। पॉजिटिव न्यूज़, नेगेटिव न्यूज़ उन स्टॉक्स के बारे में आती रहेगी जो आपको बार बार इमोशनली आपको डिस्टर्ब करती रहेगी कि ये स्टॉक में ये नेगेटिव न्यूज़ आ रही है तो आगे पता नहीं कैसा फ्यूचर होगा, मुझे इसे सेल कर देना चाहिए। तो वो इमोशनल जो स्टेबिलिटी है वो आपके पास होनी चाहिए। तो अगेन हम चलते हैं इसी स्लाइड में। एक्सपेक्टेशन आपकी सेट होनी चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप इस एक्सपेक्टेशन से आ रहे हैं कि मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूं, बस ये 2 या 3 स्टॉक हैं, ये 1 ईयर में आपकी मनी को डबल करके दे देंगे, तो ये बहुत ही रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है। एक बार आप ओवरऑल स्टॉक्स की इंडेक्स, अगर हम बात करें तो इंडेक्स की हिस्ट्री चेक कीजिए, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि म्यूचुअल फंड्स कितने रिटर्न्स देते हैं, स्टॉक का इंडेक्स कितना रिटर्न देता है। तो उनको अगर आप बीट भी कर देंगे तो आप कितना परसेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जनरली अगर एक रेंज की बात करें तो 10%, 15% आप अराउंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगेन हो सकता है कि 2 से 3 साल आपका कोई स्टॉक या आपकी पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टॉक्स परफॉर्म ही ना करें। तो एक्सपेक्टेशंस के लिए और आपको हमेशा रेडी होना है। देन रिसर्च आपका जो है, मैं पहले ही शेयर कर चुका हूँ कि रिसर्च इन्वेस्टमेंट से पहले होना चाहिए, किसी स्टॉक में एंट्री करने से पहले। एंट्री करने के बाद आप उसकी न्यूज़ से इम्पैक्ट हो रहे हैं तो फिर आपको एक बार के लिए सोचना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में एक्चुअली में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। नेक्स्ट, अगर आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट, अगर आप बिगिनर हैं तो स्मॉल इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाहिए। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक आप सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं चीज़ों को। देन अगर कोई मार्केट, स्टॉक मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रही है, एटलीस्ट विद इन 5% की रेंज में, तो वहां पर लमसम इन्वेस्ट तो आपको कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, छोटे छोटे पार्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। आप 4 या 8 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सिप की तरह। आप उसको धीरे धीरे हर मंथ या हर 2 मंथ, 3 मंथ में, या जब मार्केट थोड़ी सी करेक्ट होती है, कुछ कुछ वहां पर डिफरेंट एरियाज में आप इन्वेस्ट करेंगे तो थोड़ा सा सेफ रहेंगे। टाइम टू मार्केट कोई नहीं कर सकता है, तो उसको आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। अब अगर काफ़ी सारे स्टॉक रिकमेंडेशन की वेबसाइट्स या फिर चैनल्स को आप फॉलो कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं माइंड को। तो एक बार आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया तो बहुत जल्दी आपको शफल नहीं करना चाहिए स्टॉक्स में, और ऐसे चैनल से आपको दूर रहना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन आपको करना चाहिए, सो दैट कि ऐसा ना हो कि आपके सारे जो अमाउंट है वो जस्ट 2, 4 या 5 स्टॉक्स में इन्वेस्टिगेशन है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप 50 या 100 स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हैं, क्योंकि फिर आप म्यूचुअल फंड से ज़्यादा बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। इतने सारे स्टॉक्स को ट्रैक करना भी एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए इतना ईजी नहीं रहता है। देन जो टॉप परफॉर्मेंस स्टॉक्स हैं, कभी कभी हम उनके पीछे भागते हैं क्योंकि न्यूज़ उन्हीं के लिए चल रही होती है, तो उनसे भी हमें थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। जो स्टॉक ऑलरेडी टॉप पे हैं वो बहुत ज़्यादा करेक्ट भी हो सकते हैं, तो उनसे हमें थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस हैं कि अच्छे स्टॉक्स ही होंगे वो, तो आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर सकते हैं उनमें। देन डेली परफॉर्मेंस बार बार चेक करना, वो भी कभी कभी हमारे माइंड को डिस्टर्ब करता है, तो ऐसी चीज़ों से हमें थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। इसीलिए हमने सबसे पहले ही बात की है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का हमारा माइंडसेट होना चाहिए। हाँ, अगर आप डेली ट्रैक करके थोड़ा लर्न कर रहे हैं और आप इमोशनली जो है डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, आप इमीडिएटली बाय सेल के डिसीजंस में नहीं जा रहे हैं उसके बेस पे, देन इट इज़ फाइन, आप इसको डेली ट्रैक भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट सीरीज़ के आगे के एपिसोड में हम बात करेंगे स्टॉक सिलेक्शन,
पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड एसेट एलोकेशन की। और आज के सेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।